हम ओशिनोग्राफी स्टार्ट किए थे, यानी कि समुद्र के बारे में अध्ययन करेंगे। तो इसमें जो है वो पार्ट 1 और पार्ट 2 ये दोनों हो चुका है। हम बेसिकली क्या करेंगे, अभी 1 मिनट रिवीजन कर लेंगे पहला पिछला चीज, उसके बाद हम पार्ट 3 में जो होगा नया न्यू कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। न्यू कंसेप्ट क्या होगा? ओशियन का सैलिनिटी। सैलिनिटी इससे पहले जो हम पढ़ लिए हैं वो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिजल प्लेन, ये सब क्या होता है ये सब देख अभी थोड़ा समझ लेंगे रिवीजन में। और इससे पहले जो पार्ट 2 है उसमें ओशियन का टेम्परेचर देख लिए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे ओशियन का सैलिनिटी। तो देखिए, ये जो कॉन्टिनेंटल बेसिकली हमारा समुद्र कैसे होता है, समुद्र का पोर्शन ये होता है कॉन्टिनेंट, कॉन्टिनेंट, और ये होता है ओशियन। लेकिन बेसिकली जो हमारा समुद्र का पैटर्न है वो ऐसे है, इस तरह से ढलान है। बेसिकली यहाँ क्या होते रहता है, यहाँ जो ओशियन का पानी है ये जो चलते रहता है, ओशियन का पानी का मूवमेंट होता है। मूवमेंट से क्या होता है, ये जो ओशियन, ये जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जमीन का पार्ट है, ये टूट के मिट्टी जो है ये टूट के थोड़ा अंदर चला जाता है इस रीजन में, और थोड़ा जो है वो पानी के मूवमेंट के साथ ही इस रीजन में चला जाता है। और यहाँ का ये वाला जो रीजन है ये थोड़ा स्लोप बन जाता है इस तरह से, इस तरह से जो बना है। तो इसमें देखिए ये वाला जो रीजन है थोड़ा स्लोप जो बना है, इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोला जाता है, यानी कि हिंदी में बोला जाता है निमग्न तट। इससे जो इसके बाद जो ज्यादा स्लोप आ जाता है, यानी कि तीव्र ढाल जो आता है, स्टीप स्लोप, स्टीप स्लोप, उसको बोला जाता है कॉन्टिनेंटल स्लोप। उसके बाद देखिए यहाँ पे जो थोड़ा सेडिमेंट का जो यहाँ पे डिपोजिशन होता है, यहाँ से जो गिर के नीचे आता है तो यहाँ पे एकत्र हो जाता है, इकट्ठा हो जाता है। तो ये थोड़ा भाग थोड़ा उठ जाता है, ये देखिए ये थोड़ा नीचे है, ये नीचे, लेकिन यहाँ का थोड़ा सा भाग ऊपर की ओर उठ जाता है। क्यों उठ जाता है? ये सेडिमेंट से उठ जाता है। तो इस भाग को बोला जाता है कॉन्टिनेंटल राइज, क्योंकि ये उठा हुआ भाग है। इसके बाद जो ये प्लेन है ये डीप ओशियन का प्लेन आ जाता है, डीप ओशियन का प्लेन आ जाता है, इसको बोला जाता है एबिजल प्लेन। ये सब हम पार्ट 1 में बहुत अच्छे से कवर कर लिए थे, लगभग आधा घंटा का लेक्चर था, तो उतना तो नहीं समझा पाएंगे, बहुत कुछ कंसेप्ट था। तो पार्ट 1 पहले आप देख लीजिए, फिर ये वाला कंसेप्ट देखिएगा। अब हम ओशियन का टेम्परेचर ये पार्ट 2 में था। पार्ट 2 में इसमें हम थर्मोसिंक्लाइन पढ़े थे। थर्मोसिंक्लाइन क्या होता है? बेसिकली हम क्या करते हैं, ये जो कॉन्टिनेंट है और ये ओशियन है, ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे सनलाइट एक्टिव रहता है, यहाँ पे सनलाइट आते रहता है, तो ये वाला पार्ट क्या होगा? हीटअप रहेगा, मतलब वार्म रहेगा। यहाँ का टेम्परेचर क्या रहेगा? अधिक रहेगा एज कंपेयर टू लोअर पोर्शन, इसका टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। जब हम ओशियन में ऊपर से नीचे जाएंगे, ओशियन में जब ऊपर से नीचे जाएंगे तो उसका टेम्परेचर का वेरिएशन क्या होगा? कम होता जाएगा। मान लीजिए कि यहाँ ऊपर में 15 डिग्री सेल्सियस या 20 डिग्री सेल्सियस है, तो अगर हम अंदर जाएंगे तो यहाँ पे 10 डिग्री सेल्सियस होगा, यहाँ पे 5 डिग्री सेल्सियस, फिर 3, 2, इस तरह से डिफर करते रहेगा, डिफरेंस क्रिएट होते रहेगा। इसी को बोला जाता है थर्मोसिंक्लाइन। अब देखिए, जब हम अक्षांश में जाएंगे, अक्षांश में, लैटिट्यूड में, ये अर्थ पे ही है। देखिए ये जो कंसेप्ट है ये अर्थ पे है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें लोगों को कि जब हम 0 डिग्री इक्वेटर से 90 डिग्री की ओर जाएंगे, 0 डिग्री से 90 डिग्री की ओर जाएंगे तो इक्वेटर पे क्या होते रहता है? सनलाइट आते रहता है। पोल्स पे उतना सनलाइट नहीं पहुंच पाता है, तो यहाँ वार्म अधिक होगा, वहाँ यहाँ वार्म अधिक होगा, और यहाँ पोल्स पे क्या रहता है? ठंडा रहता है। तो इक्वेटर से जब पोल पे जाएंगे, इक्वेटर से पोल्स पे जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होता रहेगा। यही कंसेप्ट है। देखिए हायर द लैटिट्यूड, यानी कि 0 डिग्री से 90 डिग्री की जाइएगा इक्वेटर से पोल्स की ओर, तो टेम्परेचर ऑफ द ओशियन सरफेस डिक्रीजेज। फिर हम ओशियन का डायरेक्शन से समझे थे कि मान लीजिए कि ये वाला पोर्शन जो है ये वार्म है, तो क्या होगा? ओशियन अगर इधर चल रहा है, अगर ओशियन इधर चल रहा है तो ये पानी को अपने साथ क्या करेगा? इधर ला देगा। जितना इस भाग में जितना जो गर्म पानी था, इस सबको लाके इस रीजन में नीचे की ओर कर देगा, और जो ठंडा पानी रहेगा, ठंडा पानी को क्या करेगा? इस पोर्शन में ला के रख देगा। तो बेसिकली ये जो कॉन्सेप्ट है ये ओशियन का करेंट, ओशियन करेंट्स का कॉन्सेप्ट है। इस कंसेप्ट के बाद हम ये एग्जांपल देखे थे कि ये जो कॉन्टिनेंट के ईस्ट वाला जो पार्ट है ये ट्रॉपिकल रीजन की बात हो रहा था। ट्रॉपिकल रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में जो जाइएगा तो इक्वेटर वाला रीजन में क्या होगा? कॉन्टिनेंट के ईस्ट में, कॉन्टिनेंट के ईस्ट वाला जो पोर्शन होगा ओशियन का
वो ज्यादा गर्म रहेगा एज कंपेयर टू वेस्ट वाला पार्ट, क्योंकि यहाँ से वेस्ट से ईस्ट, ये जो वेस्ट वाला जो कॉन्टिनेंट का पार्ट है, यहाँ से ओशियन का मूवमेंट होके जितना जो गर्म पानी रहेगा वो इस भाग में ला के रख देगा। ये हम एग्जांपल देखे थे, देखिए ये जो ट्रॉपिकल रीजन था, यहाँ पे जो पानी आ रहा था ये इस वाले भाग में, लेकिन इससे ऊपर जाइएगा ये जो टेम्परेट वाला रीजन में, तो इसका मूवमेंट उल्टा हो जाएगा। यानी कि इस भाग में जाइएगा तो यहाँ पे अगर इस वाले में गर्म हो रहा था, वार्म वाटर ज्यादा आ रहा था, तो इस भाग में जाइएगा तो वेस्ट वाले पोर्शन में वार्म वाटर अधिक होगा। फिर पोल्स में, वैसे तो देखिए पोल्स में आइस होता है, तो इसका कॉन्सेप्ट, मूवमेंट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे कुछ हद तक लागू नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पे आइस क्रिस्टल मूवमेंट बहुत कम होता है। अगर मूवमेंट होगा तो इधर पानी जाएगा, ईस्ट की ओर जाएगा, क्योंकि यहाँ का जो विंड है ईस्टर्ली है। तो ये जो ट्रॉपिकल वाला रीजन में जो कंसेप्ट लागू हो रहा था वही पोलर वाला रीजन में भी होगा, लेकिन यहाँ पे आइस हो रहा तो यहाँ का मूवमेंट, यहाँ पे वाटर का मूवमेंट ही नहीं हो रहा अच्छे से। अब देखिए आज हम पढ़ेंगे ओशियन का सैलिनिटी। जिस तरह हम टेम्परेचर का डिफरेंस वेरिएशन देखे थे, उसी तरह हम ओशियन में जो सैलिनिटी है उसको आज हम देखेंगे। तो बेसिकली सैलिनिटी क्या होता है, जब वाटर में सॉल्ट यानी कि लवण यानी कि नमक जो डिजॉल्व रहता है वो कितना रहता है, किस मात्रा में रहता है, वो सब हम पढ़ेंगे। हमको बचपन से ही पता है कि जो हम नमक खाते हैं वो समुद्र से निकलता है। वो कहाँ से आता है, बेसिकली समुद्र से आता है, सीज और ओशियन से। तो बेसिकली क्या हो सकता है कि कहीं हमको किसी रीजन में जो सॉल्ट है वो वाटर में मान लीजिए कि 1000 ग्राम अगर पानी है, वाटर है, तो कहीं पे 200 ग्राम साल्ट मिल जाएगा, और किसी रीजन में केवल 30 ग्राम साल्ट ही मिलेगा। तो ये वेरिएशन क्यों आ रहा है, इसका वेरिएशन का कारण क्या है, ये सब हम अभी समझ लेंगे। और दूसरा, ये जो शब्द है, मान लीजिए कि जो 1000 ग्राम वाटर है, 1000 ग्राम वाटर है, इसमें 230 ग्राम क्या है, सॉल्ट है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 230 पीपीटी। पीपीटी को लिखा जाता है पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड, मतलब 1000 में बात हो रहा है, तो इसको पीपीटी में लिखते हैं। ये स्टैंडर्ड टर्म है पीपीटी। या इसी को लिख सकते हैं 230 पार्ट्स पर थाउजेंड। इसको देखिए परसेंटेज को कैसे लिखा जाता है, ऐसे अगर मान लीजिए कि 20/100 है तो इसको लिख दीजिए 20%। लेकिन अगर थाउजेंड की बात हो रहा होगा तो पार्ट्स पर थाउजेंड बोलेंगे इसको। इसका सिंबल ये है। अब इसमें आइए देखिए, बेसिकली जो हम बात किए थे कि मान लीजिए कि 1 केजी वाटर है, 1 केजी वाटर है, और इसमें कितना ग्राम, मान लीजिए कि x ग्राम जो है वो सॉल्ट है। तो x ग्राम जो सॉल्ट है, तो ये x ग्राम सॉल्ट में क्या होगा, कुछ परसेंटेज, कुछ ग्राम क्या होगा, क्लोरीन होगा, कुछ परसेंटेज x का कुछ ग्राम सोडियम होगा, x का कुछ ग्राम सल्फेट होगा। तो इस एवरेज में होगा। तो देखिए इस टेबल में देखिए 13.4 में, डिजॉल्व साल्ट्स इन सी वाटर, ग्राम ऑफ सॉल्ट पर केजी ऑफ वाटर, मतलब पर केजी ऑफ वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है। देखिए तो इसको सीक्वेंस में याद रखिएगा, पहला जो है वो क्लोरीन है, वो सबसे अधिक है, लगभग 19 ग्राम है। उसके बाद सोडियम है लगभग 11 ग्राम, उसके बाद सल्फेट, उसके बाद मैग्नीशियम, उसके बाद कैल्शियम, पोटास, बाइकार्बोनेट, ब्रोमीन, ब्रोट, स्ट्रोंटियम। देखिए इसको यहाँ पूरा नहीं याद रखिए, पोटेशियम तब आप याद रखिएगा। इसको एक फॉर्मूला में बैठा लीजिए। फॉर्मूला क्या है, CS² MCP। देखिए C से हो गया
क्लोरीन क्लोरीन और H2 जो है इसको 2S में कन्वर्ट कीजिए, तो साल्ट में हम बेसिकली क्या पढ़ते हैं, सोडियम। सोडियम, तो सोडियम पहले रखिए, सोडियम को पहले रखिए और दूसरा वाला जो है उसको सल्फेट कीजिए, सल्फेट। उसके बाद M जो है, M मैग्नीशियम है, C जो है कैल्शियम है, उसके बाद जो पोटेशियम है, उसके बाद क्या है, पोटेशियम। ये आप कॉन्सेप्ट, ये जो फॉर्मूला जो शॉर्ट ट्रिक है, शॉर्ट ट्रिक है, ये आप क्या कीजिए, कमेंट में लिखिए, कमेंट में लिखिए और इसका फुल फॉर्म भी लिखिए, फुल फॉर्म भी लिखिए जिससे आपको अभी याद हो जाए। तो क्या लिखे थे, CH2MCP, क्लोरीन, सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम। अब देखिए, अब जो ये CH2MCP है, ये जो हमारे ओशियन में सॉल्ट आता कहाँ से है, ये जो मिनरल सब है, ये जो मिनरल्स है, मिनरल्स है हमारे ओशियन में कहाँ से आता है, जिससे सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है, सॉल्ट का जो परसेंटेज है वो इंक्रीज होते रहता है, या बोलिए तो सॉल्ट का परसेंटेज कहाँ से वाटर में डिजॉल्व होता है। तो बेसिकली हमारा जो ओशियन है ये कहीं ना कहीं माउंटेन या रॉक्स से घिरा रहता है, माउंटेन या रॉक्स से घिरा रहता है। तो रॉक्स में बेसिकली क्या रहता है, मिनरल्स रहता है, मिनरल्स प्रेजेंट रहता है। तो जब ओशियन का मूवमेंट होते रहता है तो यही मिनरल्स क्या होते रहता है, टूट टूट के पानी में डिजॉल्व हो जाता है। दूसरा इसमें क्या होता है, एनिमल रहता है, एनिमल यानी कि समुद्री जानवर, समुद्री एनिमल्स बोलिए, जैसे फिश हो गया, डॉल्फिन हो गया, ये जो मर जाता है तो इसका बेसिकली जो बॉडीज है या हड्डी बोलिए, बोन, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है, कैल्शियम, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम, इस सब से बना रहता है। तो ये वाला जो पार्ट है इससे भी कुछ हद तक क्या होता है, सॉल्ट जो है वो बनता है। बहुत सारा और भी फैक्टर है सॉल्ट बनने का, तो ये सब याद रखिएगा कि सॉल्ट का फैक्टर ये सब मिनरल्स हो सकता है, ये जो ओशियन में जो एनिमल्स है, फिश है, डॉल्फिन है, उसका बॉडी से भी आता है, उसका बोन जो है कैल्शियम से आता है, तो ये सब रीजन है। अब देखिए, पीपीटी का कॉन्सेप्ट पढ़े थे, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पार्ट्स पर थाउजेंड, पार्ट्स पर थाउजेंड, यानी कि 1000 ग्राम वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है। इसी को हम क्या लिख दिए थे, एक्स पीपीटी, या इसी को लिखिए इस तरीके से, या इसी को लिखिए इस तरीके से। ये सारा सिंबल है पार्ट्स पर मिलियन, मतलब कि 1000 ग्राम की बात हो रहा है, थाउजेंड्स में बात हो रहा है। अब देखिए, ये जो पीपीटी जो है सबसे अधिक कौन से लेक में है, हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज, हाईएस्ट सैलिनिटी इन वाटर बॉडीज। तो हाईएस्ट सैलिनिटी ऑफ वाटर बॉडी में जाइएगा तो सबसे जो हाईएस्ट है वो लेक वैन, तुर्की का जो है, इस रीजन में तुर्की में है, तो लेक वैन, लेक वैन याद रखिएगा, हाईएस्ट सैलिनिटी लेक है, हाईएस्ट है। उसके बाद डेड सी, ये एशिया का पार्ट है, एशिया में जो जॉर्डन, इजराइल, ये वाला जो वेस्ट बैंक वाला जो रीजन है, इस रीजन में है डेड सी, उसमें यहाँ पे 238 पीपीटी है। ये जो तुर्की का लेक वैन है यहाँ पे 330 पीपीटी है। फिर ये एक जो है ग्रेट साल्ट लेक है, ये है यूएसए का, यूएसए का, यहाँ पे 220 पीपीटी है। ये याद कम से कम, ये एनसीईआरटी में दिया गया है, एनसीईआरटी में दिया गया है, इसलिए कम से कम आप 3 तो याद रखिएगा ही। एनसीईआरटी में अगर कोई भी चीज दिया रहता है तो उसको ध्यान में रखना जरूरी हो जाता है, तो ये एनसीईआरटी का है। अब हम जो सैलिनिटी, ये जो साल्ट का डिस्ट्रीब्यूशन है उस पे आते हैं, कहाँ पे साल्ट कितना है वो हम पढ़ेंगे। तो हेडिंग डालिए, सैलिनिटी इन ओशियन, सैलिनिटी इन
ओशियन या सीज। देखिए पहला तो है, ये हम फैक्टर पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा फैक्टर है जहां से सैलिनिटी जो है वो कम ज्यादा हो सकता है। तो पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर यानी कि तापमान। तापमान तापमान तो देखिए मान लीजिए कि ये ओशियन है, इस रीजन में क्या है, वाटर है। जब हम यहाँ पे क्या होता है, सनलाइट आते रहता है, जब सनलाइट क्या होगा तो कुछ पोर्शन क्या होगा पानी का इवोपरेट होके ऊपर चला जाएगा, क्लाउड बन जाएगा। जब ये जिस रीजन में इवोपरेट ज्यादा होगा, जिस रीजन इवोपरेट वाटर का इवोपरेशन ज्यादा होगा, जब भी इवोपरेशन का कंसेप्ट होता है तो मुख्यतः जो यहाँ पे होता है ये फ्रेश वाटर ऊपर जाता है, सॉल्ट बहुत कम मात्रा में जाता है और फ्रेश वाटर जो है वो इवोपरेट होता है। इवोपरेशन किसका होता है, फ्रेश वाटर का। तो जब फ्रेश वाटर ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे बेसिकली क्या रह जाएगा, यहाँ पे जो साल्ट वाटर का कंसंट्रेशन है, सॉल्ट का जो कंसंट्रेशन है वो इंक्रीज हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा अधिक तापमान होने के कारण, या वो इसी को बोलिए इवोपरेशन के कारण। इवोपरेशन के कारण क्या होगा, सॉल्ट का कंटेंट ज्यादा हो जाएगा। सेकेंड कॉन्सेप्ट लीजिए रेनफॉल, रेनफॉल का, वर्षा का कंसेप्ट। मान लीजिए कि इस रीजन में जब कहीं किसी रीजन में मानिए कि वर्षा ज्यादा हो रहा है, तो जब इवोपरेशन हो रहा है फ्रेश वाटर का, जब फ्रेश वाटर का इवोपरेट होगा ऊपर जाएगा, तो जब वर्षा होगा तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर ओशियन में ऐड हो जाएगा। फ्रेश वाटर का एडिशन होगा तो वहाँ इस रीजन में क्या होगा, सैलिनिटी कम हो जाएगा, साल्ट का जो कंसेंट्रेशन है वो डिक्रीज हो जाएगा जहां पे रेनफॉल अधिक होगा। जब सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कम हो जाएगा तो एक कंसेप्ट निकल के आता है, इक्वेटर वाला रीजन। इक्वेटर वाला रीजन, बेसिकली इक्वेटर वाला रीजन में टेम्परेचर अधिक होता है। ये ट्रॉपिकल वाला रीजन में यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेचर अधिक होता है। टेम्परेचर अधिक होगा तो यहाँ क्या होगा, इवोपरेट हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है, इवोपरेशन हो रहा है। तो फ्रेश वाटर क्या हो रहा है, फ्रेश वाटर ऊपर जा रहा है और क्लाउड का फॉर्मेशन हो रहा है। लेकिन वास्तव में होता क्या है, यही जो क्लाउड है, ये जो क्लाउड है फिर तो रेनफॉल बन के नीचे ही आएगा। तो जब रेनफॉल होगा, रेनफॉल होगा, हमको पता है कि इक्वेटर वाला ये जो ट्रॉपिकल रीजन है, यहाँ पे अगर इवोपरेशन बहुत ज्यादा हो रहा है तो रेनफॉल ये यहीं पे सबसे अधिक हो रहा है। तो जब टेम्परेचर से इवोपरेशन से सॉल्ट का क्वांटिटी बढ़ेगा, तो सेम टाइम में अगर बारिश भी हो रहा है, इसी रीजन में अगर बारिश भी हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, सॉल्ट का सॉल्ट का कंसेंट्रेशन कम हो रहा है, सॉल्ट जो है वहां पे कम हो रहा है। तो बेसिकली ये जो ट्रॉपिकल रीजन या इक्वेटर वाला रीजन बोलिए, तो यहाँ का जो सैलिनिटी है ये इक्विलिब्रियम में रहता है, इक्विलिब्रियम में रहता है, यानी कि बहुत ना तो बहुत ज्यादा कम रहेगा और न ही बहुत ज्यादा अधिक होगा। इस वाले रीजन में बहुत ज्यादा नहीं होगा, न ही बहुत कम होगा, मेंटेन इक्विलिब्रियम कंडीशन में, इक्वली अमाउंट में, यानी कि जितना इवोपरेट होकर ऊपर जाएगा, फिर जब रेनफॉल होगा तो वर्षा जब होगा तो फिर फ्रेश वाटर ऐड हो जाएगा और ये इक्वल अमाउंट में सैलिनिटी रहेगा। अब देखिए, अब एक चीज क्या पढ़ना है हमको, ये हमारा इंडिया का रीजन कहाँ पे है, यहाँ पे, यहाँ पे देखिए, ये वाला पहले समझिए। ग्रीन है तो यहाँ पे सॉल्ट है, सॉल्ट कम है, जितना ऊपर जाएंगे सॉल्ट अधिक होता रहेगा, जितना ऊपर जाएंगे सॉल्ट बढ़ता जाएगा। ग्रीन से डीप ग्रीन पे गए तो सॉल्ट बढ़ा, फिर येलो पे गए सॉल्ट बढ़ा, फिर रेड पे गए तो सबसे ज्यादा सॉल्ट है। अब देखिए ये वाला जो रीजन है, इक्वेटर वाला रीजन, इक्वेटर वाला रीजन में देखिएगा कहीं पे बहुत ज्यादा रेडिश नहीं है, रेडिश नहीं है। यहाँ पे न तो बहुत ज्यादा सेलिनिटी है और न ही फ्रेश वाटर है,
यहाँ पे इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर और इवोपरेशन के साथ साथ रेनफॉल भी हो रहा है, लगातार डेली हो रहा है। इसके बाद अगर दूसरे रीजन में जाइएगा, इस रीजन में देखिए, इस रीजन में बहुत ज्यादा रेडिश है। यहाँ का जो वाटर है इसमें बहुत ज्यादा सॉल्ट जो है वो प्रेजेंट है। फिर इस रीजन में आइएगा तो यहाँ भी बहुत ज्यादा सॉल्ट है, यहाँ भी बहुत ज्यादा सॉल्ट है, यहाँ भी बहुत ज्यादा सॉल्ट है। अब देखिए, ये जो हमारा इंडिया का रीजन है, ये जो इंडिया वाला रीजन है, यहाँ पे आइए, इंडिया वाला रीजन में यहाँ पे देखिए ग्रीन है, और ये वाला रीजन देखिएगा अरब सागर, तो यहाँ पे रेड है। ये बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल, और ये अरब सागर, अरब सी। तो यहाँ पे देखिए ग्रीन होने के का कारण क्या है, यहाँ पे हमारा जो रिवर सिस्टम है, ब्रह्मपुत्रा, गंगा, गोदावरी, महानदी, कावेरी, ये बेसिकली ये जो रीजन है, यहाँ पे फ्रेश वाटर का इंटर हो रहा है। यहाँ पे फ्रेश वाटर बहुत ज्यादा आ रहा है, बहुत रिवर से, रिवर जो है वो बहुत ज्यादा है, इससे यहाँ पे फ्रेश वाटर इंटर हो रहा है, इसलिए यहाँ ज्यादा, यहाँ पे जो सेलिनिटी है वो कम है। अरब सागर में जाइएगा तो यहाँ कोई ऐसा बहुत बड़ा रिवर नहीं है, इंडिया में जितना रिवर है लगभग ईस्ट मार्जिन में ही फ्लो होता है, इससे अरब सागर का जो सेलिनिटी है वो ज्यादा है, क्योंकि यहाँ पे फ्रेश वाटर नहीं आ रहा है किसी रिवर से अधिक मात्रा में। अब देखिए, इसके बाद जो कॉन्सेप्ट है फैक्टर अफेक्टिंग सेलिनिटी ऑफ ओशियंस, ये अब रिवीजन हो रहा है, एक तरह से रिवीजन वाला कंसेप्ट। तो सबसे पहला क्या है, टेम्परेचर। जहां पे टेम्परेचर अधिक होगा वहां जो साल्ट अधिक होगा। सेकेंड टेम्परेचर को ही बोलिए इवोपरेशन, मतलब वाष्पन, वाष्पन। थर्ड बोलिए रेनफॉल, यहाँ का साल्ट क्या होगा, अधिक होगा, सैलिनिटी ज्यादा होगा। ये जो रेनफॉल है, वर्षा, इवोपरेशन यानी कि जल का वाष्प, रेनफॉल यानी कि वर्षा। तो यहाँ पे क्या होगा, फ्रेश वाटर इंटर होगा, तो यहाँ पे सैलिनिटी क्या होगा, कम होगा। फोर्थ कंसेप्ट है रिवर, जहाँ पे अधिक रिवर होगा वहां फ्रेश वाटर प्रेजेंट होगा, फ्रेश वाटर इंटर करेगा, तो वहां भी साल्ट क्या होगा, कम होगा। 5 है ग्लेशियर, ग्लेशियर से भी क्या होता है, फ्रेश वाटर, तो यहाँ भी क्या होगा, साल्ट जो है वो कम होगा। जैसे पोलर वाला जो रीजन है यहाँ पे ग्लेशियर ज्यादा है, तो यहाँ सैलिनिटी कम होगा। दोनों पोल्स वाला रीजन में सैलिनिटी कम होगा, क्योंकि वहां पे ग्लेशियर प्रेजेंट है। 6 विंड है, विंड का फ्लो जिस डायरेक्शन होगा वहां पे सैलिनिटी का इफेक्ट हो सकता है, वहां पे साल्ट वाटर का क्या करेगा, मूवमेंट लाके किसी डायरेक्शन में लाके रख सकता है। ये समझ लिए। अब देखिए ये हमारा नोट्स है, नोट्स क्या है, देखिए ओशियन का सैलिनिटी लवणता पढ़ रहे थे, तो जितना जो सॉल्ट है वो जितना डिजॉल्व होगा जिस एरिया में, वहां का सैलिनिटी वहां उतना हाई होगा। कितना डिजॉल्व हो रहा है वाटर, 1 kg वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट, वो सब इसमें लिखा गया है। क्लोरीन, सोडियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसको सीक्वेंस से याद करना गया। देखिए ये वाला जरूरी नहीं है, इसको याद नहीं करना है कितना है, केवल ये सीक्वेंस में आप याद रखिएगा। सबसे पहले जो है क्लोरीन है, उसके बाद सोडियम, सल्फेट, मैग्नीशियम, कैल्शियम, पोटेशियम, इसका फॉर्मूला से याद रखिए, सीक्वेंस CS²MCP, ये आपको कमेंट में लिखना है, इसका फुल फॉर्म भी। अब पीपीटी पढ़े थे, पार्ट्स पर 1000, जैसे कि 1000 ग्राम वाटर है उसमें कितना ग्राम सॉल्ट प्रेजेंट है, तो अगर 230 ग्राम है तो उसको लिखेंगे 230 पीपीटी, या उसी को ऐसे लिख सकते हैं 230 परसेंटेज, ऐसे लिखे थे तो परसेंटेज में 1 जीरो है, यहाँ पे डबल जीरो लिखेंगे, ऐसे भी लिख सकते हैं। सैलिनिटी इन ओशियन, देखिए ओशियन में टेम्परेचर पढ़े थे, तो इवोपरेशन यहाँ पे ज्यादा हो रहा था, तो फ्रेश वाटर
ऊपर चला जा रहा था, तो यहाँ पे जो सॉल्ट है उसका कंसंट्रेशन बढ़ जा रहा था। फिर रेनफॉल हो रहा था, तो रेनफॉल पढ़े थे कि रेनफॉल में फ्रेश वाटर का इंक्लूजन हो जा रहा, तो यहाँ पे इस ओशियन में अगर फ्रेश वाटर इंटर हो रहा तो वहाँ का सैलिनिटी कम हो जाएगा, साल्ट वहाँ पे कम होगा। इक्वेटर का एग्जांपल लिए थे, यहाँ की सेम टाइम में यहाँ पे इवोपरेशन भी हो रहा है और रेनफॉल भी हो रहा है, तो सैलिनिटी है वो बेसिकली कम ही होगा या एवरेज में मिला-जुला के सेम ही रहेगा। रीजन क्या है, रेनफॉल डेली हो रहा है। अब बे ऑफ बंगाल, अरब सागर का एग्जांपल लिए थे और फैक्टर जो है ये आप याद रखिएगा।